क्या आपको पता है स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स कंसिस्टेंटली हायर रिटर्न्स जनरेट करते हैं उनके पोर्टफोलियो में एक चीज कॉमन होती है और वो है मिड कैप एक्सपोजर। और इसका रीजन है मिड कैप का हायर रिटर्न्स डिलीवर करना। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने हिस्टोरिकली निफ्टी 50 से बेटर रिटर्न्स दिए हैं। एनएससी डेटा के अकॉर्डिंग 10 साल के होराइजन पर मिड कैप 150 का एवरेज कैगर लगभग 15.2 रहा है, जबकि निफ्टी 50 का 11.3%, यानी लगभग 390 बेसिस पॉइंट का कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस। सबसे इंटरेस्टिंग बात, 7 साल या उससे ज्यादा के किसी भी रोलिंग विंडो में निफ्टी मिड कैप 150 ने कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं डिलीवर किए। लेकिन ये रिटर्न्स किसी भी मिड कैप स्टॉक को रैंडमली बाय करने से नहीं मिलते। अगर आप गलत स्टॉक्स चूज करते हैं तो वो अंडर परफॉर्म ही करेंगे। देखिए, इन्वेस्टिंग का मतलब होता है स्टॉक नहीं बल्कि बिजनेसेस खरीदना। इसलिए जब भी आप किसी कंपनी को इवैल्यूएट करते हो तो 5 सवाल जरूर पूछिए। पहला, क्या ये बिजनेस के पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? क्या मैनेजमेंट कैपिटल को एफिशिएंटली एलोकेट कर रही है? क्या प्रॉफिट एक्चुअल कैश में कन्वर्ट हो रहा है? क्या बैलेंस शीट फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आज का वैल्यूएशन अगले 3 साल की अर्निंग्स को जस्टिफाई करता है? इसी फ्रेमवर्क के बेसिस पर मैंने 5 मिड कैप कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया है, जहां मुझे लगता है कि बिजनेस क्वालिटी और वैल्यूएशन दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। आई एम अ फाइनेंस मेंटर एंड एक्टिव ट्रेडर एंड इन्वेस्टर इन इंडियन मार्केट्स। इस वीडियो का एनालिसिस मेरी पर्सनल रिसर्च और असेसमेंट है। तो अगर आपको मेरी ये फंडामेंटल इंसाइट्स अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मुझे इंडिया के हेल्थ केयर ग्रोथ पर अगले 3 साल के लिए सिर्फ एक क्वालिटी मिड कैप बिजनेस चूज करना हो तो मेरी पहली चॉइस होगी मैनकाइंड फार्मा। देखिए, हेल्थ केयर सेक्टर में लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बहुत इन्वेस्टर्स को दिख रहा है, लेकिन इन्वेस्टिंग इंडस्ट्री में नहीं, बिजनेस में होती है। और मैनकाइंड मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये सिर्फ ग्रो नहीं कर रही, ग्रेजुअली अपने बिजनेस की क्वालिटी भी इम्प्रूव कर रही है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें स्कैनेक्स में, तो पिछले 5 सालों में कंपनी का रेवेन्यू 6385 करोड़ से बढ़कर 12,744 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी बिजनेस का साइज लगभग डबल हो गया है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के बाद भी ऑपरेटिंग मार्जिन 24 से 27% के बीच लार्जली स्टेबल रहे। नॉर्मली एग्रेसिव एक्सपेंशन के दौरान मार्जिन प्रेशर में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, जो मैनेजमेंट की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन सिर्फ पीएनएल को देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन कंप्लीट नहीं होता, इसलिए हमेशा आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्रॉस चेक करना चाहिए। मैनकाइंड का ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी लगभग 1070 करोड़ से बढ़कर ओवर द इयर्स 2413 करोड़ तक पहुंच गया। मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि कंपनी की अर्निंग सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट से नहीं बल्कि एक्चुअल कैश जनरेशन से बैक्ड है। इसी कैश जनरेशन की वजह से मैनेजमेंट फ्यूचर ग्रोथ पर कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर सकती है। अब अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट देखें तो एफआई 2025 में बोरोइंग्स बढ़ी हुई नजर आएंगी, लेकिन यहाँ कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। ये डेट किसी ऑपरेशनल वीकनेस की वजह से नहीं बल्कि भारत सीरम्स एंड वैक्सीन एक्विजिशन की वजह से आया है। मेरे हिसाब से ये एक्विजिशन मैनकाइंड के लिए सिर्फ रेवेन्यू एडिशन नहीं बल्कि बिजनेस क्वालिटी इंप्रूव करने का स्टेप है। इस डील के थ्रू कंपनी वुमेन हेल्थ केयर, फर्टिलिटी और स्पेशलिटी थेरेपीज जैसे हायर वैल्यू सेगमेंट्स में अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कर रही है। अगर इंटीग्रेशन सक्सेसफुल रहता है तो अगले कुछ सालों में अर्निंग्स प्रोफाइल और भी इम्प्रूव हो सकती है। वैसे तो फार्मा सेक्टर में एल्केम, टोरेंट और जेबी फार्मा जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स भी हैं, लेकिन मैनकाइंड पर्सनली मुझे इसलिए स्ट्रॉन्ग लगता है क्योंकि मैनेजमेंट अब सिर्फ एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्केल नहीं कर रही बल्कि पोर्टफोलियो को हायर वैल्यू थेरेपीज की तरफ शिफ्ट कर रही है। ये लॉन्ग टर्म में बेटर प्रॉफिटेबिलिटी और स्ट्रॉन्गर कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग क्रिएट कर सकता है। हाँ, लगभग 49 के पी पर यह स्टॉक सस्ता नहीं है, लेकिन क्वालिटी बिजनेसेस अक्सर प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड करते हैं। सवाल यहाँ ये नहीं है कि पीई कितना है, बल्कि ये है कि क्या कंपनी अपने अगले 3 साल में अपनी अर्निंग्स उस पेस से ग्रो कर सकती है कि आज के वैल्यूएशन जस्टिफाई हो पाए। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इसके चांसेस काफी अच्छे हैं।
सबसे बड़ा रिस्क भारत सीरम्स इंटीग्रेशन का एग्जीक्यूशन है। अगर एक्सपेक्टेड सिनर्जीज रियलाइज नहीं होती हैं या स्पेशलिटी पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड पेस से ग्रो नहीं करता, तो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस डिसअपॉइंट हो सकती हैं। ओवरऑल मैनकाइंड मुझे एक ऐसा बिजनेस लगता है जहां रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन और स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसी वजह से हेल्थ केयर सेक्टर में इस स्टॉक पर आप अपनी नजर बना सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी कंपनी की तरफ जो है आईटी सेक्टर से, और स्टॉक का नाम है कोफोर्ज। आईटी सेक्टर की बात आती है तो आजकल हर कंपनी अपने आप को एआई कंपनी बोल रही है, लेकिन इन्वेस्टिंग में बज़वर्ड से ज़्यादा एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से अगर मुझे आईटी सेक्टर में अगले 3 साल के लिए एक क्वालिटी मिड कैप बिजनेस चूज करना हो तो मेरी चॉइस होगी कोफोर्ज। सबसे पहले कंपनी के नंबर्स देखते हैं स्कैनिक्स में। FY 2021 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 5,700 करोड़ था, जो FY 2025 तक 11,700 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। सिर्फ लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में ही रेवेन्यू ग्रोथ करीब 29% रही है। लेकिन इस ग्रोथ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि कंपनी ने एक्सपेंशन के साथ ऑपरेटिंग मार्जिन्स को भी लार्जली 18 से 20% की रेंज में मेंटेन रखा है। आईटी सर्विसेज बिजनेस में ग्रोथ के साथ मार्जिन्स प्रोटेक्ट करना इजी नहीं होता है। स्टेबल मार्जिन्स हमें बताते हैं कि मैनेजमेंट प्रॉफिटेबल ग्रोथ एग्जीक्यूट कर रही है, सिर्फ रेवेन्यू चेज नहीं कर रही। लेकिन जो नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कंपनी का, वो है $1.75 बिलियन का ऑर्डर बुक। आईटी कंपनीज में क्वार्टरली रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक फ्यूचर अर्निंग्स की विजिबिलिटी देता है। जब ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग डील्स का पाइपलाइन इतना स्ट्रॉन्ग हो, तो मैनेजमेंट के पास अगले कुछ क्वार्टर्स का रेवेन्यू का कॉन्फिडेंस भी काफी इंप्रूव हो जाता है। मेरे हिसाब से इसी विजिबिलिटी की वजह से क्वालिटी आईटी कंपनीज मार्केट में प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करती हैं। मैं एक और चीज हमेशा यहाँ पे क्रॉस चेक करती हूँ, और वो है कंपनी का कैश जनरेशन। कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी पिछले कुछ सालों में लगभग 560 करोड़ से बढ़कर 1100 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। इसका मतलब सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि बिजनेस उस प्रॉफिट को एक्चुअल कैश में भी कन्वर्ट कर रहा है। आईटी सेक्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी कैश की मदद से कंपनीज एक्विजिशंस करती हैं, नई कैपेबिलिटीज बिल्ड करती हैं और शेयर होल्डर्स के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करती है। अब सवाल ये आता है कि कोफोर्ज ही क्यों? माइंडट्री, परसिस्टेंट और एम्फेसिस जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स भी तो हैं सेक्टर में। मेरे हिसाब से इस कंपनी का बिगेस्ट डिफरेंशिएटर इसका एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन है। कंपनी ने निश वर्टिकल्स में अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड की है, लार्ज डील विंस कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट किए हैं, और इसी वजह से इंडस्ट्री के कंपैरिजन में फास्टर ग्रोथ डिलीवर की है। एआई इस बिजनेस के लिए एक एडिशनल ग्रोथ ड्राइवर जरूर है, लेकिन यहाँ जो हम इन्वेस्टमेंट थीसिस की बात कर रहे हैं वो एआई पर डिपेंडेंट नहीं है। मेरे लिए असली स्टोरी है स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन, हेल्दी ऑर्डर बुक और अर्निंग्स विजिबिलिटी। हाँ, लगभग 38 के पीई पर स्टॉक चीप कैटेगरी में तो नहीं आता है, लेकिन अगर मैनेजमेंट इसी तरह रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन्स और डील विंस सस्टेन करती है तो प्रीमियम वैल्यूएशन जस्टिफाई हो सकता है। अब चलिए रिस्क की बात करते हैं। रिस्क की बात करें तो ग्लोबल स्लोडाउन या इंटरप्राइज आईटी स्पेंडिंग में डिले शॉर्ट टर्म ग्रोथ को इम्पैक्ट जरूर कर सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो कोफोर्ज मुझे एक ऐसा बिजनेस लगता है जहां फाइनेंशियल्स और मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसी वजह से आईटी सेक्टर में एक अच्छा बेट हो सकता है। चलिए अब चलते हैं अपने स्टॉक नंबर 3 की तरफ। अगर मुझे पर्सनली इंडिया के प्रीमियम कंजम्पशन स्टोरी में इन्वेस्ट करना हो तो मैं सिर्फ गोल्ड के राइजिंग प्राइसेस पर बेट नहीं लगाऊंगी। मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी रिटेल में है। इंडिया का ज्वेलरी मार्केट अभी भी लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन धीरे धीरे कस्टमर्स ट्रस्टेड और ब्रांडेड ज्वेलर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसी ट्रेंड का फायदा उठाने के लिए सेंको गोल्ड मुझे एक इंटरेस्टिंग बिजनेस लगता है। सबसे पहले कंपनी की वैल्यूएशन की बात करते हैं। कंपनी लगभग 12 के पीई पर ट्रेड कर रही है, जो ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी स्पेस के हिसाब से काफी रीजनेबल वैल्यूएशन लगती है।
लेकिन सिर्फ लो पीई देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती। सवाल ये है कि क्या बिजनेस उस वैल्यूएशन को डिजर्व करता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखकर यहाँ मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। पिछले कुछ सालों में कंपनी का रेवेन्यू 2675 करोड़ से बढ़कर 8430 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन ज्वेलरी रिटेल में रेवेन्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी अपनी इन्वेंट्री और वर्किंग कैपिटल को कितनी एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी का डेट थोड़ा एलिवेटेड दिखेगा। डेट टू इक्विटी लगभग 1.15 के आसपास नजर आता है। पहली नजर में ये कंसर्न लग सकता है, लेकिन ज्वेलरी इंडस्ट्री में इस नंबर को अलग कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ता है। इस बोरोइंग का एक बड़ा हिस्सा गोल्ड मेटल लोन से लिंक्ड होता है। ज्वेलरी रिटेलर्स गोल्ड खरीदने के लिए इस रूट का यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसा डेट एनालिसिस अप्लाई नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी इन्वेंट्री एफिशिएंटली रोटेट करे और वर्किंग कैपिटल डिसिप्लिन मेंटेन करे। कंपनी पिछले कुछ सालों से अपना रिटेल नेटवर्क भी स्टेडीली एक्सपैंड कर रही है। मेरे हिसाब से ऑर्गेनाइज ज्वेलरी बिजनेस में लॉन्ग टर्म ग्रोथ सिर्फ सेम स्टोर सेल्स से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन स्टोर एक्सपेंशन से भी आता है। अगर मैनेजमेंट नए स्टोर्स को एफिशिएंटली स्केल कर पाती है तो रेवेन्यू ग्रोथ के साथ ऑपरेटिंग लेवरेज का भी बेनिफिट मिल सकता है। एक और पॉजिटिव सिग्नल मुझे प्रोमोटर होल्डिंग से मिलता है। प्रोमोटर्स के पास अब भी लगभग 64% स्टेक है, जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही बिजनेस का 85 साल का ऑपरेटिंग हिस्ट्री भी ब्रांड क्रेडिबिलिटी को स्ट्रेंथन करता है। ज्वेलरी बिजनेस में ट्रस्ट सबसे बड़ा एसेट होता है और ये ओवरनाइट बिल्ड नहीं होता। अब चलिए कंपनी के रिस्क की बात करते हैं। अगर हम रिस्क की बात करें तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट मॉनिटर करने वाला एरिया रहेगा। अगर इन्वेंट्री साइकिल वीक होती है, गोल्ड प्राइसेस में शार्प वोलेटिलिटी आती है या एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड पेस से एग्जीक्यूट नहीं होता, तो प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर आ सकता है। ओवरऑल सेंको गोल्ड को गोल्ड प्राइसेस की स्टोरी के रूप में नहीं देखना चाहिए। मेरे लिए ये ऑर्गेनाइज ज्वेलरी रिटेल, स्ट्रॉन्ग ब्रांड लेगेसी और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन की स्टोरी है। अगर मैनेजमेंट एक्सपेंशन और वर्किंग कैपिटल डिसिप्लिन को मेंटेन रखती है तो ये कंपनी अगले 3 सालों में मार्केट शेयर गेन कर सकती है, और इसी वजह से इस कंपनी को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपनी फोर्थ कंपनी की तरफ, जो है इंटीरेंस टेक्नोलॉजीज। अगर मुझे इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी में पार्टिसिपेट करना हो एज एन इन्वेस्टर, तो मैं सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनीज पर बेट नहीं लगाऊंगी। कभी कभी उन बिजनेसेस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है जो हर मेजर ऑटो मैन्युफैक्चरर को कंपोनेंट सप्लाई करते हैं, और इसी वजह से इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बेट हो सकती है। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। पिछले कुछ सालों में कंपनी का रेवेन्यू 6578 करोड़ से बढ़कर 14,596 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा इंप्रेसिव यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स लगभग 12% से 16% की रेंज में लार्जली स्टेबल रही हैं। ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल प्राइसेस और डिमांड साइकिल्स का इम्पैक्ट काफ़ी होता है। ऐसे इन्वायरमेंट में मार्जिन्स को मेंटेन रखना एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जिस नंबर ने मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया वो था ऑपरेटिंग कैश फ्लो। FY 2020 के आसपास कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो 740 करोड़ के करीब था, जो FY 2025 तक बढ़कर 1530 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। यानी बिजनेस सिर्फ रेवेन्यू और प्रॉफिट ही नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि उस ग्रोथ को एक्चुअल कैश में भी कन्वर्ट कर रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन ही फ्यूचर कैपेसिटी एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स और शेयर होल्डर रिटर्न्स को सपोर्ट करती है। कंपनी की बैलेंस शीट भी काफी कंफर्ट देती है इन्वेस्टर्स को। कंपनी का डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.16 के आसपास है, जो बताता है कि एक्सपेंशन के बाद भी लेवरेज कंट्रोल में है। साथ ही प्रमोटर्स के पास लगभग 75% स्टेक है, जो लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है।
अब सवाल आता है कि इंड्योरेंस ही क्यों? मेरे हिसाब से इसका बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि कंपनी किसी एक ऑटोमोबाइल ब्रांड पर डिपेंडेंट नहीं है। ये ब्रेकिंग सिस्टम, सस्पेंशन, एलॉय व्हील्स और एल्यूमिनियम कास्टिंग जैसे क्रिटिकल कंपोनेंट सप्लाई करती है। अगर ऑटो इंडस्ट्री ओवरऑल ग्रो करती है तो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को उस ग्रोथ का बेनिफिट मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी वजह से मैं इंड्योरेंस को सिर्फ एक ईवी प्ले के रूप में नहीं देखना चाहती। चाहे फ्यूचर पेट्रोल व्हीकल्स का हो, हाइब्रिड्स का हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, क्वालिटी कंपोनेंट्स की डिमांड हर सिनेरियो में बनी रहेगी। अगर हम यहाँ पे कंपनी के रिस्क की बात करें तो ऑटो डिमांड स्लो डाउन, रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन या किसी बड़े ओईएम पर एक्सेसिव डिपेंडेंस जैसे फैक्टर्स शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट जरूर कर सकते हैं। लेकिन कंपनी की स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और कैश जनरेशन इन चैलेंजेस को हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखती है। ओवरऑल इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज मेरे लिए ईवी स्टोरी से ज़्यादा इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, हाई क्वालिटी ऑटो कंपोनेंट इकोसिस्टम की स्टोरी है। अगर ऑटो प्रोडक्शन का ट्रेंड ऐसे ही कंटिन्यू रहता है तो ये बिजनेस अगले कुछ सालों में भी स्टेडी कंपाउंडिंग डिलीवर कर सकता है। चलिए अब चलते हैं अपनी फिफ्थ कंपनी की तरफ, जो है अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी। जब भी एनर्जी ट्रांजिशन की बात होती है, ज़्यादातर लोगों का फोकस सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर होता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगले कुछ सालों की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी सिर्फ ईवीज नहीं बल्कि एनर्जी स्टोरेज हो सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी, डेटा सेंटर्स, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सबको एफिशिएंट बैटरी सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसी ब्रॉडर थीम की वजह से हमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी हमारी इस लिस्ट का हिस्सा है। फिनेंशियल्स अगर हम कंपनी के देखें स्कैनेक्स पे तो वो भी इस स्टोरी को सपोर्ट करते हैं। पिछले कुछ सालों में कंपनी का रेवेन्यू 6840 करोड़ से बढ़कर 13,814 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन मुझे सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ से ज़्यादा कंपनी की फिनेंशियल स्ट्रेंथ इम्प्रेस करती है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी लगातार इम्प्रूव हुआ है और एफआई 2025 में 1350 करोड़ के आसपास पहुंच गया। इसका मतलब यह है कि कंपनी का ट्रेडिशनल बैटरी बिजनेस अभी भी स्ट्रॉन्ग कैश जनरेट कर रहा है और इसी कैश की मदद से मैनेजमेंट फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर सकती है। बैलेंस शीट पे कंपनी की काफ़ी हेल्दी नज़र आती है। कंपनी का डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.03 के आसपास है, यानी मैनेजमेंट अपने सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट साइकिल में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन से एंटर कर रही है। मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है क्योंकि बैटरी टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन में अगले कुछ सालों तक सिग्निफिकेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत पड़ेगी। अब सवाल ये आता है कि मेरा फोकस इसी स्टॉक पर क्यों है। मेरे हिसाब से ये सिर्फ एग्जिस्टिंग बैटरी बिजनेस पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। कंपनी लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस्ड एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस में भी एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है। अगर ये ट्रांजिशन सक्सेसफुल रहता है तो फ्यूचर में बिजनेस की ग्रोथ सिर्फ ऑटोमोटिव बैटरीज तक लिमिटेड नहीं रहेगी बल्कि एनर्जी स्टोरेज इकोसिस्टम का भी हिस्सा बन सकती है। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक लगभग 20 के पीई पर ट्रेड कर रहा है, जो इस क्वालिटी के बिजनेस और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए मुझे रीजनेबल लगता है। हाँ, एग्जीक्यूशन यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा। लिथियम आयन बिजनेस में कंपटीशन इंटेंस है और टेक्नोलॉजी भी रैपिडली इवॉल्व हो रही है। अगर मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड पेस से स्केल अप नहीं कर पाती तो रिटर्न्स पर प्रेशर ज़रूर आ सकता है। तो ओवरऑल हमारा राजा को सिर्फ बैटरी मैन्युफैक्चर के रूप में नहीं देखना चाहिए इन्वेस्टर्स को। मेरे लिए ये एक स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग लेगेसी बिजनेस और फ्यूचर एनर्जी स्टोरेज अपॉर्चुनिटी का कॉम्बिनेशन है। अगर मैनेजमेंट कैपिटल एलोकेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करती है तो ये कंपनी अगले 3 सालों में इन्वेस्टर के लिए एक इंटरेस्टिंग कंपाउंडिंग स्टोरी बन सकती है। इसी के साथ हमारी 5 स्टॉक्स की लिस्ट यहीं पे एंड होती है। अगर आपने इस लिस्ट पे ध्यान दिया हो तो मैंने इन 5 कंपनीज को सिर्फ इसलिए सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि इनका पीई लो था या रीसेंट रिटर्न्स अच्छे थे। हर कंपनी एक अलग स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करती है। मैनकाइंड हेल्थ केयर और स्पेशलिटी फार्मा की ग्रोथ स्टोरी को रिप्रेजेंट करती है। कोफोर्ज एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन की स्टोरी है। सेंको गोल्ड ऑर्गेनाइज ज्वेलरी रिटेल की लॉन्ग टर्म फॉर्मलाइजेशन पर प्ले है। इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और ऑटो कंपोनेंट्स की स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करती है। और अमारा राजा मुझे फ्यूचर एनर्जी स्टोरेज अपॉर्चुनिटी पर एक इंटरेस्टिंग बेट लगती है।
लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा एज एन इन्वेस्टर, एक अच्छा बिजनेस और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट दोनों हमेशा एक चीज नहीं होते। आप किस वैल्यूएशन पर बाय करते हो, कंपनी अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी को कितना एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करती है और इंडस्ट्री का इन्वायरमेंट कैसा रहता है, ये सब शेयर होल्डर रिटर्न्स को इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ स्टोरी नहीं, फाइनेंशियल्स और रिस्क को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आते हैं। आपको इन 5 कंपनीज में से कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और अगर आपको इस पोर्टफोलियो में एक और मिड कैप ऐड करना हो तो वो कौन सा होगा? नीचे कमेंट्स में अपने इनपुट ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये फंडामेंटल इंसाइट अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.